अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेल अवीव ने ख्वाब देखा था एक नए मशरिक़ वस्ता का ख्वाब, नया मिडल ईस्ट जहां इज़राइल सब पे हावी होगा, इज़राइल सब पे हाकिम होगा। और आज वो नया मिडल ईस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तेल अवीव उसमें नहीं है, बल्कि उसके अंदर रियाद है। अब आप हैरान होंगे, उसमें पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, उसमें तुर्की है, उसमें जो है वो इजिप्ट है, उसमें ओमान है, उसमें बाकी गल्फ ममालिक हैं। दोस्तों, वो नया मशरिक़ वस्ता बन रहा है, बल्कि यूं कहें कि तकरीबन बन चुका हुआ है। और इस नए मिडल ईस्ट में इज़राइल कहाँ है? असल खबर मैं जो आपको देने जा रहा हूँ, इज़राइल अकेला है। आज से पहले इतना तनहा कभी नहीं हुआ। मैं माजी की खबरों की बात नहीं कर रहा, मैं आज आपको इसी हवाले से नई खबरें दूंगा, नई खबरें लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा है और इज़राइल कैसे हर तरफ से घेरा जा चुका हुआ है। आइए शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको खबर देता हूं, कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने एक बयान दिया है और ये ऑफिशियल बयान है। उन्होंने कहा है कि खलीजी ममालिक और ईरान एक नया इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। लफ्ज़ सुना आपने, खलीजी ममालिक और ईरान। ईरान कुछ महीने तक इन्हीं खलीजी ममालिक से नबर्द आजमा था, लड़ रहा था। ये क्या हो गया? समझिए, होता यह है कि ये जो एक मखासमत है, ये जो लड़ाई है गल्फ की ईरान के साथ, ये कई दहाइयों से चली आ रही है। और इसी लड़ाई का फ़ायदा अमेरिका उठा रहा था अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला देकर। यानी अमेरिका गल्फ मुल्कों की हिफाजत करता था, इसका दावा करता था। जो इस जंग ने ये दावा खोल के रख दिया। अब हमलों के बाद, समंदरी ट्रैफिक में खलल आने के बाद, बार बार उठने वाले बहरान के बाद इलाकाई ताकतों ने फैसला किया कि अपने सिक्योरिटी के मामलात हम अपने हाथ में लेंगे। गल्फ अब एक मल्टीपोलर यानी कई कुतुब वाले सिक्योरिटी निज़ाम का हिस्सा बन रहा है, जिसमें ईरान शामिल होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब सोचिए, वही ईरान है जो कि आज से कुछ दिन पहले इन्हीं ममालिक के साथ नबर्द आजमा था। अल अरेबिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि रियाद के अंदर ईरान और गल्फ ममालिक के दरमियान एक अलग मुसालहाती बातचीत होने जा रही है। मसलहत खत्म, जंग लड़ाई खत्म। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ सुलह की मेजबानी होस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस तब्दीली का फायदा क्या होगा? एनालिस्ट हैं अब्दुल सलाम सोहले, उन्होंने कमाल की बात लिखी। ये सऊदी एनालिस्ट है। वो कहते हैं गल्फ रियासतें ईरान के साथ अपने तनाज़ात का सफ़ा पलटने के करीब हैं। तेहरान ने नए ताल्लुकात के लिए तैयारी का ऐलान कर दिया है और रियाद मुसाहलाती बातचीत की मेज़बानी कर रहा है। आगे लिखते हैं, जिसने सुनिएगा, जंग में हमें घसीटने से इन कोशिश किया, जो इस जंग के अंदर नहीं गया, जिसने इनकार किया, वो आज अपनी इस हिकमत के समरात हासिल कर रहा है। और जिसने, सुनिए, गल्फ और ईरान के दरमियान इख्तलाफात भड़काने की कोशिश की, इस पर शर्तें लगाई, वो सबसे बड़ा आज नाकाम होकर बैठा हुआ है। इशारा किसकी तरफ है आप लोग समझ गए होंगे। आखिरी जुमला बोलते हैं कि जो पूरी कहानी का खुलासा है, वो कहते हैं वो नया मशरिक़ वस्ता जो तेल अवीव जंग के मलबे में देखना चाहता था, जिस मशरिक़ वस्ता को तेल अवीव मलबे के तौर पर देखना चाहता था, आज रियाद में जन्म ले रहा है। और वो कहता है कि इससे बड़ी हार इज़राइल की कोई और हो नहीं सकती। ये समझिए, इज़राइल चाहता था एक नया मिडल ईस्ट जंग से, ताकत से बनाए, लेकिन वो नया मिडल ईस्ट अब बन रहा है किससे? अमन से, सुलहों से। और इसमें इज़राइल शामिल नहीं है। और अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ लेके जाता हूँ। बेसिकली इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने इज़राइल को तारीखी धचका दिया है। आज से पहले इंटरनेशनल लेवल पे इज़राइल को इस तरह से तमाचे नहीं पड़े थे। 23 जून को यूएन की आज़ाद कमीशन ने, यूनाइटेड नेशंस की आज़ाद कमीशन ने एक 100 सफ़ात की रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में का जो उन्वान बताऊंगा आपको दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं, द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। जो बचपन का जो एक एसेंस था, जो जौहर था, उसको तबाह करके रख दिया। किसके बचपन का? यह रिपोर्ट 7 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2026 तक है। इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ जो जुराइम किए गए हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री जो कि 100 सफ़ात पे मुश्तमिल है। और उसको लहरा लहरा के यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिखाया, उस आज़ाद कमीशन ने दिखाया है। कमीशन के सरबराह हैं, इंडियन जज हैं, उनका नाम है श्रीनिवासन मुरलीधर। उस आदमी का नाम और तस्वीर याद रखिएगा। इसने वो जारहाना, वो क्या कमाल काम कर दिया, क्या दलेरी का काम किया इस आदमी ने। वो सबूत दिखाते कि फ़लस्तीनी बच्चों को इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानबूझकर निशाना बनाया। रिपोर्ट कहती क्या है? वो कहता है बच्चों को मारने के 2 तरीके थे। सुनिए, और जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो शायद स्किप कर दें। वो कहता है पहला,
बड़े धमाके वाले फिजाई हमले जिनके आसार वैसे ही जिनका असर वैसे ही इलाके में होता है। दूसरा, क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स और स्नाइपर राइफल्स जो खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाती थी, उनके सरों के ऊपर उनकी खोपड़ियों को निशाना बनाया जाता था। और सबसे अहम बात जो उसने की, वो कहता है अक्टूबर 2025 के सीज फायर के बाद भी बच्चे मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक सीज फायर के बाद कम से कम 265 बच्चे शहीद होते। रिपोर्ट कहती है पहले 2 साल में कम से कम 20,180 बच्चे शहीद, 44,143 जख्मी। गजा में मारे जाने वालों में 27 से 30% बच्चे हैं। और कमीशन जो है वो यहां पे एक और बात करती है, जो कमिश्नर है क्रिस सिदोती, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जानते हैं कि वो कौन है। ये मैं आपको यूएन की रिपोर्ट बता रहा हूं। वो कहता है कि उन इजरायली डिविजन्स, ब्रिगेड्स और यूनिट्स की फहरिस्त है हमारे पास है जो बच्चों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ये पहली बार हुआ है। रॉयटर्स और बीबीसी ने जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये इदारे जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। और इस रिपोर्ट के बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार हुआ है। क्या दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज आउटलेट बीबीसी, वो पहली बार इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। बीबीसी ने लिखा है कि यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेज इजराइल कमिटिंग जेनोसाइड इन गजा बाय डिलिबरेटली टारगेटिंग चिल्ड्रन। नस्ल कुशी क्यों है? बच्चों को मार दो, नस्ल खत्म कर दो इनकी। नस्ल कुशी क्या होती है? किसी चीज की नस्ल को खत्म करना दोस्तों। रॉयटर्स भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। सोचिए, बीबीसी, रॉयटर्स, ये आम आउटलेट्स नहीं है, दुनिया के सबसे मोतबर, सबसे एहतियात पसंद न्यूज आउटलेट्स हैं नाजरीन। ये लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है, इसका जो नुमाइंदा है, उसने एक ऐसी बात की है, दिल दहला देती है। वो कहती है हमने रिपोर्ट में पाया कि एक शीर ख्वार बच्चे को जो अपनी मां की छाती से लगा हुआ था, दूध पी रहा था, एक इस्राएली फौजी ने उस बच्चे के सर का निशाना लिया और मां की छाती से लगा हुआ बच्चा, उसकी खोपड़ी उड़ा दी। ये रिपोर्ट में कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा, अपने से नहीं बना रहा दोस्तों, आप जाके देख भी सकते। आप हैरान होंगे किस कदर जुल्म किया गया और अब वो किस तरह अकेला हो रहा है, किस तरह ये मुल्क अपने अंजाम को पहुंच रहा है दोस्तों। अब जो है मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया नहीं, इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिका किस तरह से उस पर लान तान कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स हैं मैगी हैबरमैन और योनाथन स्वान। उन्होंने एक किताब लिखी है, रिजीम चेंज, एक हैरान कुन इंकशाफ। ये किताब का नाम है, आप जाके खरीद भी सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। किताब के मुताबिक सुनिए अब, ट्रंप ने फोन पे नेतन्याहू को क्या कहा। अब ये बेसिकली किताब चूंकि रिपोर्टर्स ने लिखी है, इसमें तज्जिया कम, इसमें खबरें ज़्यादा होंगी। तो वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू किस तरह से, ट्रंप किस तरह से नेतन्याहू से पेश आ रहा है इन दिनों में। सुनिए ज़रा, वो कहते हैं मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए सब कुछ किया, तुम्हें मैंने जो है वो हर तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। किसमें? डील के अंदर। ये डील ठुकरा रहा था ना इजराइल, ये बहुत ज़्यादा अरसे से चल रहा है, तुम बहुत अरसे से लफ्ज़ इस्तेमाल कर ये काम कर रहे हो। आगे ट्रंप ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एफ से शुरू होता है। वो हर जुमले पे जब नेतन्याहू को मुखातिब करता था, क्योंकि मैं चला नहीं सकता, यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एफ का लफ्ज़, वो कहता है सब तुमसे तंग आ चुके हैं बीबी, तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके, इस कॉल पे मौजूद जो यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। ये मैं आपको उर्दू तर्जमा करके बता रहा हूं ट्रंप की गुफ्तगू का। वो कहते हैं मैं इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त हूं, जो कभी आज से पहले इतना बड़ा दोस्त इजराइल का नहीं था जितना मैं हूं, सब तुमसे नफरत करते हैं बीबी। आगे साथ में एफ का लफ्ज भी खुद इजाफा कर ले आप, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये इजराइल के लिए बहुत अच्छी डील है, लेकिन तुम बाज नहीं आते हो। फिर एफ का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो आप सोचिए कि अवाम के सामने ट्रंप ने जो नरम अल्फाज इस्तेमाल किए थे बंद कमरों में, रिपोर्टर्स खुद बता रहे हैं कि ट्रंप इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि यह बात सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, हो सकता है, लेकिन इसका सबूत आपको देने जा रहा हूं। आपको मैं खुद नेतन्याहू की गुफ्तगू आपको बताने जा रहा हूं। ये 118 दिन की घुटी हुई जो गुत्थी है वो सुलझा देती है दोस्तों। पूरी जंग के दौरान ये मिस्ट्री भी थी कि ट्रंप नेतन्याहू को जो है वो नेतन्याहू ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहां पे सूरत हाल जरा डिफरेंट है। एक सदर जो फोन पे चीख रहा हो कि तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, ये डील तुम्हें लेनी पड़ेगी, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी की क़यादत में चल रहा हो दोस्तों। तो अब लेकिन होता क्या है, इजराइल के अंदर क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको टेलीविजन पे आके कहना पड़ा
कि मैंने ईरान की जंग क्यों शुरू की थी और किसके कहने पे शुरू की थी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इजराइल के दो साबिक वज़ीर आज़म है, इयूद ऑलमर्ट और इयूद बाराक, साबिक फौजी जनरल है। मुसाद, अब सुनिएगा, मैं आपको दो वज़ीर आज़म का हवाला दे चुका हूं, फिर आता है मुसाद, फिर आती है शिन बेत जो उनकी लोकल एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी, और उनकी पुलिस का सरबराह, उनके जजेस, उनके नोबेल इनाम याफ्ता लोग और मशहूर अदीब। ये दर्जनों लोग हैं, ये दर्जनों लोग हैं। उन्होंने एक धमाकेदार खुफिया खत लिखा है जो कि अब मंजर आम पे आ चुका है। मैं आपको लोगों के नाम बता चुका हूं जिन लोगों ने खत लिखा है। अब जरा इसका वजन समझिए खत का। ये नेतन्याहू की हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। खत में लिखा क्या है जरा सुनिए और अब सर धुनिए अपना। वो लिखते हैं, नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत। अब सुनिए खत के अल्फाज सुनिए। यहूदी दहशतगर्दी को जानबूझकर बढ़ावा दे रहे हैं। मैं लफ्ज़ दोहराता हूं और लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद हुकूमत यहूदी दहशतगर्दी को जानबूझकर बढ़ावा दे रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? ये पुलिस जजेस लिख रहे हैं। जजेस, मनावलूम खत है, सबने लिखा है, सॉरी खुफिया खत था, सबने लिखा है। नोबेल इनाम याफ्ता लोग, मशहूर अदीब, मुसाद के लोग, जजेस। हैरान होंगे जाएंगे आप। वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारे में जो सेटलर्स हैं और फौज के कुछ हिस्से फ़लस्तीनियों पे कत्ल, आतिशज़नी, चोरी जैसी वहशाना जराइम का irतकाब कर रहे हैं और हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। ख़त के मुताबिक 2020 से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चे भी थे, मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ, गज़ा की नहीं। लेकिन एक भी मुजरिम पर मुकदमा नहीं चला। फ़ौज और पुलिस जराइम देख कर भी आंखें बंद कर लेती है। इन आला शख्सियात ने नाज़रीन नेतन्याहू से साफ कहा है कि फ़ौजी तौर पर यह दहशतगर्दी बंद करो, वरना हम हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ये साबिक लोग हैं, बता रहा हूं आपको, हाजिर सर्विस नहीं। ये सोचिए, इजराइल के अपने साबिक लीडर्स, अपनी सिक्योरिटी चीफ्स, उसके अपनी हुकूमत के लोग अपनी हुकूमत पे दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इजराइल के लिए उसके अंदर एक धमाका है बहुत बड़ा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, इस सब के दरमियान नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कर दी है जो उसकी अपनी नाकामी छुपाने की एक भूंडी कोशिश है। नेतन्याहू ने एक तकरीर की है। वो कहता है, जब मैं सदर ट्रंप के पास गया तो मैंने उससे कहा कि हम ईरान में दाखिल हो रहे हैं। मैंने उनसे इजाज़त नहीं मांगी, मैंने उन्हें सिर्फ अपने मंसूबे की इत्तला दी। यानी नेतन्याहू ये दावा कर रहा है कि उसने ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। एक दूसरा, उसको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरी दुनिया समझ रही है और जान चुकी है कि ट्रंप अब नेतन्याहू की नहीं सुन रहा। उसकी अपनी कौम उससे डिमांड कर रही है कि तुम क्या ट्रंप के चमचे हो? तो ऐसी तकरीर करके वो बताना चाह रहा है कि मैं ट्रंप का मोहताज या ट्रंप का सबऑर्डिनेट नहीं हूं। वो बताना चाह रहा है कि मैं कितना खुद मुख्तार हूं, और अपने आप में ये इसकी खुद मुख्तारी पे एक निशान है। अगर नेतन्याहू इतना ही खुद मुख्तार है तो फिर अमेरिका ईरान डील के बाद उसने जंग क्यों रोकी? जारी रखता और फिर मार खाता ईरान से। और अगर इजराइल इतना ही फन्ने खां है तो इस खबर का मतलब क्या है? वो कहना क्या चाह रहा है? वो बता रहा है कि हाँ मैं मोहताज हूं। अल अरेबिया की रिपोर्ट है, इजराइल जनूबी लबनान के बफर जोन के एक हिस्से से पीछे हट गया है। भाई अगर तुम इतनी खुद मुख्तार हो तो फिर लबनान से पीछे क्यों हट रहे हो? लबनान का एक इलाका खाली कर दिया इसने। अब सोचिए, जो नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने इजाज़त नहीं मांगी, वही नेतन्याहू ट्रंप के कहने पे जंग रोक भी रहा है, लबनान से पीछे भी हट रहा है। ये खुद मुख्तारी नहीं, ये मजबूरी है इस इंसान की दोस्तों। और अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपनी पहली खबर की तरफ। मुस्लिम इत्तेहाद जो बन रहा है। ईरानी सदर पेजिशकीन ने पाकिस्तान के दौरे में एक नई मुस्लिम इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक बनाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने इसकी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में दस्तखत होने वाले MOU ने ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने की बुनियाद रखी। ये इत्तेहाद होगा कैसा दोस्तों? यहाँ पर जो है वो इसके जो मेंबर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मुमकिना तौर पे ओमान और मिस्र भी हो सकते हैं। क्या ये एक मुस्लिम नेटो होगा? जैसे नेटो है तो क्या ये एक वैसा होगा? इसका जवाब दिया जा रहा है कि ये मुश्किल है, क्योंकि तुर्की पहले से नेटो का रुकन है और खलीजी मुल्कों में अमेरिका की फौजी बेसिस मौजूद हैं जो फिलहाल तो ख़त्म नहीं हो रही। तो फिर क्या होगा? ये इस इत्तेहाद को क्या कहा जाएगा दोस्तों? ये इत्तेहाद जो है ये हुर्मुज़ की खलीज में समंदरी सिक्योरिटी पे तवज्जो दे सकता है।
ईरान इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकता है जहां वो फौजी कार्रवाई महदूद करे और गल्फ ममालिक गैर जानिबदार रहें और माशी ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। अब सबसे बड़ा असर क्या होगा इसका? गल्फ मुल्क अब तक अमेरिका की सिक्योरिटी जो है उस पे उसकी छतरी तले काम कर रहे थे, लेकिन अगर ईरान और गल्फ का बाकायदा इत्तेहाद बन जाता है तो अमेरिका के फौजी बेसिस जो हैं वो यूजलेस हो जाएंगी और कम भी हो जाएंगी। जंगी बेस लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग बेस में बदल सकते हैं और ये दिखाएगा कि गल्फ ममालिक अब अमेरिका की जमानतों के बजाय मकामी सिफारतकारी को तरजीह दे रहे हैं। इससे होगा क्या? चाइना और ब्रिक्स ममालिक के साथ उनका ताउन जो है वो बढ़ सकता है और इस पूरे खेल में पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर रहा है। न सिर्फ ईरान बल्कि सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान भी। याद रखिएगा, अगर ये कामयाब हुआ तो ये इलाके की तारीख बदल सकता है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और इस नए इत्तेहाद का सबसे बड़ा शिकार कौन है दोस्तों? इजराइल का ख्वाब। और यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल का ख्वाब जो अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में सामने आया था, एक ईरानी आला अफसर ने साफ कहा है कि नेतन्याहू की इन मुआहदों को फैलाने की जो सारी कोशिश है वो नाकाम हो चुकी है और बहुत से मुल्क जो है वो इससे इजराइल से दूर हो रहे हैं। अभी समझिए दोस्तों कि इजराइल का ख्वाब था कि सऊदी अरेबिया समेत तमाम अरब ममालिक के दरमियान पहले तो इख्तलाफात बढ़ाएगा, फिर उनसे ताल्लुकात कायम करेगा, लेकिन गज़ा की जंग ने इन तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और जो रही सही कसर थी नाज़रीन वो ईरान जंग ने निकाल दिया। अब वो तमाम अरब ममालिक वो इजराइल की बजाय ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता, मुझे बहुत से लोग कमेंट करेंगे जनाब नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई ईरान की मोहब्बत में नहीं हो रहा। हर मुल्क अपनी अपनी कौम को या अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए फैसले करता है। इस वक्त इन ममालिक को समझ आ गया है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इसलिए है कि इस चीज़ में है कि हम ईरान के साथ इत्तेहाद कर लें। आखिरी खबर ले लीजिए। अब आपको मैं इजराइल की तनज़्ज़ुली की एक और मिसाल देने जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क में मेयर ज़ोहरान ममदानी के हिमायत याफ्ता 3 तरक्की पसंद उम्मीदवार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरीज में जीत गए। इन तीनों ने इजराइल के ताकतवर, अब ज़ोहरान ममदानी कौन है? न्यूयॉर्क का मेयर है। इसी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जो कि एंटी इजराइल थे और इनके अगेंस्ट जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको पूरी इजरायली लॉबी की हिमायत हासिल थी। ज़ोहरान के लोग जीत गए। इन तीनों ने इजराइल के ताकतवर लॉबी ग्रुप एपैक के पैसे लेने से इनकार भी किया था। अब सोचिए, न्यूयॉर्क जहां यहूदी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां के वोटर्स ने ऐसे लोग चुने हैं जो इजराइल पर तनकीद करते हैं, जो उसकी गज़ा की कार्रवाइयों को जेनोसाइड कहते हैं, जो अमेरिका की फौजी इमदाद रोकने की बात करते हैं। एपैक के अरबों डॉलर्स और असर रसूख के बावजूद उनके हामी उम्मीदवार हार गए हैं। यह दिखाता है कि अब इजराइल की हिमायत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इजराइल अब हिमायत पैसे से नहीं खरीद सकता और मुस्तकबिल में अमेरिकन कांग्रेस में इजराइल के खिलाफ आवाज़ें और बुलंद होने जा रही हैं। तो सोचिए दोस्तों, ये मुस्तकबिल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता का और ये मुस्तकबिल है इजराइल का पूरी दुनिया में और अमेरिका में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जो यकीनन आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं लाइव आता हूँ, लाइव आपसे कॉल्स पे बात भी होती है मेरी। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।